रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड के चैप्टर नंबर 16 को। इस चैप्टर के भी कुछ टॉपिक से सिर्फ एससीक्यूज बनते हैं, तो ज़्यादा हम इस चैप्टर को एमसीक्यूज के हवाले से देखेंगे और इंशाल्लाह साथ साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बेसिक बातें हैं। हर टिश्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर 10 बिलियन कैपिलरीज हैं। फिर आगे स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो बताते हैं पहले आर्टरीज होती हैं, फिर उनसे आर्टेरियोज बनते हैं, फिर उनकी डिवीजन के बाद मेटा आर्टेरियोज बनते हैं, मेटा आर्टेरियोज के बाद कैपिलरीज और कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स और वेन्स। ठीक है जी। मसल्स की सारों में बात की जाए तो आर्टरीज में प्रॉपर मसल्स होते हैं, आर्टेरियोज में प्रॉपर मसल्स होते हैं। मेटा आर्टेरियोज में जो स्मूथ मसल्स हैं वो गैप पे होते हैं। ठीक है, होते हैं नहीं होते। और जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के स्टार्ट में एक स्मूथ मसल का रिंग होता है जिसको हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। तो यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए हमें, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या होता है। उसके अलावा वेन्यूज में वो कहते हैं कि मसल्स तो अच्छे नहीं होते, लेकिन चूंकि उनकी वीक वॉल्स होती हैं या इतने थिक नहीं होते, उसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी वॉल की बात की जाए तो कैपिलरी हमारे पास पहली बात तो ये बन रही होती है यूनिसेलुलर लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स और उसके जगह बेस में मेम्ब्रेन है। ठीक, बस इतनी सी बात थी। एक हमें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का पता होना चाहिए था, एक इसका पता होना चाहिए था। और कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स होते हैं और उसके अलावा इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स को हम स्लिट पोर्स का नाम देते हैं। ठीक, तो दो टर्म इस पेज पे थी, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और स्लिट पोर्स। उसके अलावा कैपिलरी की वॉल का पता होना चाहिए था। बेसिक चीजें थी 3-4। आगे चलते हैं। हम कैपिलरी के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, कैपिलरी के जो सेल होते हैं, एंडोथेलियल सेल होते हैं, उन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ये इस तरह की डीप चीजें होती हैं, उनको हम कैवियोलाई कहते हैं। अगर कैवियोलाई मिल जाए पूरा चैनल बन जाए तो उस चैनल को हम कहते हैं वेसिकुलर चैनल्स को कहते हैं हम। ठीक है, ये कैवियोलाई देख सकते हैं, कैवियोलिन के ओलिगोमर से बनी हुई होती है और कैवियोलिन हमारे पास स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बनी हुई है। ठीक है, तो ये कैवियोलाई के बारे में पता होना चाहिए इस पेज पे। वेस्कुलर सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगह कैपिलरी के जो पोर्स है मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेन में बहुत टाइट जंक्शन होते हैं, बहुत कम पोर्स होते हैं। लिवर में बहुत वाइड ओपन होते हैं। जीआईटी के अंदर मिडिल साइज होता है और जो किडनी है उसके लिए तो खासतौर पर सुराख से होते हैं, विंडोज सी होती हैं, ओवल विंडोज, जिनको हम फेनेस्ट्रे कहते हैं। हम हिस्टोलॉजी में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज भी यहाँ पे कह रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर वेजो मोशन की डेफिनेशन आती है। कैपिलरीज के अंदर से जो ब्लड का फ्लो होता है उसको हम वेजो मोशन कहते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। फिर आगे आता है एवरेज फंक्शन ऑफ द कैपिलरी सिस्टम। यहाँ पे बस ये बताया हुआ है कि हम हर चीज को एवरेज कर लेते हैं। किसी कैपिलरी में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन हम पूरे कैपिलरी ब्लड का एवरेज रेट ऑफ ब्लड फ्लो देखते हैं। इसी तरह पूरे कैपिलरी ब्लड का एवरेज कैपिलरी प्रेशर देखते हैं और एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफर सब्सटेंस देखते हैं। तो बोंग यही है। एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बेसिकली बताया कि डिफ्यूजन की बेसिक रीजन थर्मल मोशन होती है। यहाँ उन्होंने बताया लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आराम से सेल की मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, ये वो हो गया, क्लोराइड आयंस, ग्लूकोज वगैरह, वो सारे हमारे पास जो सेल्स के बीच में स्पेसेस होती है वहां से बहुत रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर साइज का फर्क पड़ता है। जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतनी कम परमेबिलिटी होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर स्लिट के साइज पर डिपेंड करता है। जितने बड़े स्लिट का साइज होगा उतनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी। ये भी बहुत आसान चीज है। कैपिलरीज में मुख्तलिफ जगह पे स्लिट के साइज वेरी कर रहे होते हैं। जिस तरह किडनी में, लिवर में ज्यादा बड़े स्लिट के साइज होते हैं। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं फेनेस्ट्री वगैरह, ये रेपिटेशन ही समझें आप। ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। सिंपल चीजें हैं। अच्छा, सेल्स के बीच में स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। इस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नंबर 1 इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जेल होती है और नंबर 2 सॉलिड मटेरियल होता है। सॉलिड मटेरियल कंसिस्ट कर रहा होता है प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स का एक ब्रश पाइल पूरा नेटवर्क यानी कि, और दूसरा कोलेजन फिब्रिल से। प्रोटियोग्लाइकन किस चीज के बने हुए होते हैं? प्रोटियोग्लाइकन बने होते हैं प्रोटीन और 98% हाइलुरोनिक एसिड से। ठीक है जी। ये प्रोटियोग्लाइकन सारी जगह मौजूद होते हैं। प्रोटियोग्लाइकन के बीच में जो फ्लूइड सा मौजूद होता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं जेल या टिश्यू जेल आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे ये मतलब ऐसे पैचेस होते हैं जहां पे प्रोटियोग्लाइकन का ये ब्रश पाइल नहीं होता, जिस तरह का ये खाली पैच है। ऐसे पैच को हम कहते हैं फ्री फ्लूइड वेसिकल्स। ठीक है, स्मॉल फ्री फ्लूइड वेसिकल्स या स्मॉल रिवुलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल रिवुलेट्स क्या होती हैं? ऐसी जगह जहां पे सॉलिड स्ट्रक्चर यानी कि प्रोटियोग्लाइकन और कोलेजन वगैरह नहीं होते, उनको हम स्मॉल रिवुलेट्स कहते हैं। बाकी टिश्यू जेल क्या होती है पता चल गया आपको। सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है पता चल गया। इंटरस्टिशियम स्पेस को कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड उस स्पेस में भरे हुए मैटर को कहते हैं। फिर फ्लूइड फिल्ट्रेशन की जो हाथ से हो रही होती है, कैपिलरी से चीजें बाहर क्यों ट्रेवल कर रही होती हैं, उसके लिए 4 फोर्सेज हैं। स्टारलिंग फोर्सेज। अच्छा, ये थोड़ा सा एमसीक्यूज की वजह से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ये सारी फोर्सेज के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा बल्कि एडिमा वाला क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी, नंबर 2 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और नंबर 3 और 4 आते हैं दोनों के कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कैपिलरी का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सारी फोर्सेज को जब हम सम करते हैं तो आता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है,
तो एक तो इन सारी फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा होता है, और नंबर 2 परमिएबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने सब्सटेंस बाहर जाएंगे, कितने सब्सटेंस अंदर जाएंगे। जब सारी चीज़ों को हम मिलाते हैं तो ओवरऑल हमें पता ये चलता है कि स्लाइटली प्रेशर बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, यानी स्लाइट सा मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ज़्यादा बाहर की तरफ होती है, तो नेट मूवमेंट आउटपुट होती है स्लाइड से। ठीक है जी। फिर हमारे पास दो तरीके आते हैं कैपिलरी के प्रेशर को मेजर करने के लिए। एक माइक्रोपिपेट मेथड है जिसके जरिए से हमारा रिजल्ट आता है 25, और दूसरा आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड है, इसके अंदर हमारा आंसर आता है 17 mmHg। ठीक हो गया, बस इतना बताना काफी था, इसमें बाकी डिटेल मेरा नहीं ख्याल इसकी इंपॉर्टेंट है। दो मेथड्स के नाम पता होना चाहिए और दोनों की वैल्यूज पता होना चाहिए। आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड में स्लाइटली लो वैल्यू आ रही होती है हमारे पास कैपिलरी के प्रेशर की। इंटरस्टिशियल एंड फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैं यहाँ पे जो मिस कर गया, हमने पहले देख लिया था कि ये सारी फोर्सेस को हम ऐड करते तो आता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से कितनी परमिबिलिटी हो रही है, ये हमारे पास कैपिलरी का फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक टर्म थी, आपको पता होना चाहिए। कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट नंबर ऑफ पोर्स पे, साइज ऑफ पोर्स पे, नंबर ऑफ कैपिलरीज वगैरह पे डिपेंड कर रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे कितनी फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चार फोर्सेस थी, इन चारों फोर्सेस को इंडिविजुअली स्टडी करना है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को देखने लगे हैं। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहले देख चुके। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए तीन मेथड का नाम उन्होंने दिया हुआ, डिटेल ज्यादा नहीं दी। उन्होंने एक माइक्रोपिपेट मेथड, दूसरा कॉटन विक मेथड है, और तीसरा परफोरेटेड कैप्सूल्स हैं। ठीक है, बस ये उन्होंने बताया जितने छोटे कैप्सूल होते हैं उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स होती है। बाकी प्रेशर की बात कीजिए तो ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन्स उन्होंने बताया हुआ है कि जितना ऑर्गन की प्लूरा उसके ऊपर प्रेशर डाली होती है उससे थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर अंदर डेवलप हो रहा होता है। सब कुटेनस टिश्यू में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उसके अंदर भी जो प्रेशर होता है वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, -3 mmHg जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। और मुख्तलिफ स्पेसेस को उन्होंने बताया हुआ है कि आप देख सकते हैं सबके अंदर नेगेटिव है। जो स्पेसेस होती है ना हमारे पास, जिस तरह इंटरप्लूरल स्पेस हो गई, जॉइंट सर्विकल स्पेस हो गई, एपिड्यूरल स्पेस हो गई, इन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर हमारे पास मौजूद हैं। तो जो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, ये जो ऐसी स्पेसेस होती हैं, उन सारी स्पेसेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर हमारे पास। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज नेगेटिव। फिर उसके अलावा पंप में बताया हुआ है कि इस नेगेटिविटी की बेसिकली रीजन क्या है। वजह ये होती है कि लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को यहाँ से ले जाता रहता है, चूंकि ये फ्लूइड को ले जाता है इसलिए जो प्रेशर है वो अंदर थोड़ा सा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किन वजूहात से होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। जाहिर बात है जो भी डिजॉल्व प्रोटीन होती हैं, जो भी सब्सटेंसेस हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होते हैं, वो एक प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कर रहे होते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो भी डिजॉल्व प्रोटीन होती हैं, हमें पता है ये एल्बुमिन, ग्लोबुलिन वगैरह डिजॉल्व प्रोटीन होती हैं, और उसके अलावा जो भी सब्सटेंसेस प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं उनकी वजह से प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इन सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल मैटर नहीं करते। ये बात हमें पता है कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, ड्यू टू मोर साइज ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता। इसलिए जिन प्रोटीन्स की तादाद ज़्यादा होती है वही प्रोटीन ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। फिर आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जो प्रोटीन्स होंगी, जो सब्सटेंसेस होंगे, उनकी वजह से उनका भी एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। एट द एंड अगर हम ओवरऑल एक्सचेंज को देखें तो कैपिलरी बेड के एट आर्टीरियल एंड पे या आर्टीरियोल वाले एंड पे सब्सटेंसेस बाहर आते हैं आमतौर पे, और जो दूसरा विनस एंड है वहाँ पे सब्सटेंसेस अंदर की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो हमने चार फोर्सेस स्टडी कर ली हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक, प्लाज्मा कोलॉइड और इंटरस्टिशियल कोलॉइड, इसमें कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ सपोर्ट कर रहा होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये नेगेटिव होता है, इतना काम है कि ये भी सपोर्ट करता है कि सब्सटेंसेस कैपिलरी से बाहर आए। उसके अलावा प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो वाहिद चीज है जो कि इस चीज को सपोर्ट करती है कि सब्सटेंसेस उसके अंदर जाएं, मतलब कैपिलरीज के अंदर जाएं। ठीक है, और उसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इसी को सपोर्ट करता है कि कैपिलरी चीजें बाहर आए। तो तीन चीजें हैं जो कि आउटवर्ड फोर्स की तरफ सपोर्ट कर रही हैं, और सिर्फ एक प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि इनवर्ड फोर्स को सपोर्ट कर रहा होता है। आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स को आर्टीरियल एंड पे देखें तो आउटवर्ड फोर्स ज्यादा है, कैपिलरी विनस एंड पे देखें तो इनवर्ड फोर्स ज्यादा है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल कैपिलरीज में स्टार्लिंग फोर्स का मतलब ये है कि ओवरऑल इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स बराबर होती है, लेकिन हकीकतन ये बिल्कुल बराबर नहीं होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता है। एग्जैक्ट स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो रहा होता, थोड़ा सा नेट आउटवर्ड ज्यादा होता है। नेट आउटवर्ड फोर्स अगर हम दोनों साइड को देख लें, परमेबिलिटीज को देख लें, सारी चीजें कंपेयर कर लें, तो ओवरऑल ये नजर आता है कि थोड़ा बहुत ये ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि कैपिलरी से थोड़ा ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है, थोड़ा थोड़ा कैपिलरी से फ्लूइड निकलता रहता है। नेट आउटवर्ड फोर्स होती है, थोड़ा सा फ्लूइड ने निकलना होता है। कितना फ्लूइड निकलेगा, अगर कैपिलरी ज्यादा परमेबल है तो इतने से आउटवर्ड फोर्स से ज्यादा फ्लूइड बाहर आ जाएगा, कम परमेबल है तो कम फ्लूइड बाहर आएगा। ये जो ज्यादा या कम आएगा इसको हम कहते हैं कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि इतनी फोर्स से कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है, ये कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट से हमें पता चलता है। इसका यूनिट आप देख सकते हैं
पर मिनट पर फिल्ट्रेशन पर मिनट पर mmHg पर 100 ग्राम ऑफ द टिश्यू। ठीक है, ये मुख्तलिफ टिश्यूज में वेरी कर रहा होता है। ये भी सारी बात है, ब्रेन वगैरह में, मसल वगैरह में मॉडरेट होता है, थोड़ा होता है, और आपकी जो किडनी है, लिवर है, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड निकल सके। तो ये सिंपल सी चीज़ें हो गई आपके पास। उसके अलावा इसमें क्या बात थी? हाँ, बस यही बातें थी। अच्छा, ये जो फ्लूइड आपका एक्स्ट्रा बाहर आ जाता है, ये वापस आपके सर्कुलेशन में किस तरह से जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाता है। अब हमने स्टडी करना है लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटीन्स को भी कैरी कर सकती है, लार्ज पार्टिकल्स को भी कैरी कर सकती है, इन सारी चीज़ों को कैरी कर सकती है। किस तरह से कर सकती है वो भी हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, जो लिम्फ की आपके पास ड्रेनेज होती है, उसके बारे में यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, यानी कि ये एमसीक्यू में आ सकती है। नीचे वाला पूरा हाफ ऑफ द बॉडी, बल्कि अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो वही बेहतर होगा। ये देखिएगा, नीचे वाली सारी बॉडी इंसान की, और उसके अलावा लेफ्ट आर्म, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, ये सारा ड्रेन होता है थोरैसिक डक्ट में। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। और राइट साइड ऑफ द हेड और राइट आर्म और थोड़ा सा पार्ट ऑफ द चेस्ट, ये ड्रेन हो रहा होता है राइट लिम्फ डक्ट में। ठीक है, राइट लिम्फ डक्ट आगे जाकर ड्रेन होती है राइट सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जगुलर वेन के जंक्शन पे। ऑल राइट जी। अच्छा, उसके बाद प्री लिम्फेटिक्स क्या होते हैं? वैसे तो वो कहते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पे प्रॉपर लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती। वहाँ पे छोटे छोटे से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चैनल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स को हम कहते हैं प्री लिम्फेटिक्स। ठीक है, तो इस पेज में आपको प्री लिम्फेटिक्स का पता होना चाहिए, उसके अलावा ड्रेनेज का पता होना चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से। फिर टर्मिनल लिम्फ कैपिलरीज, उनकी परमेबिलिटी। यहाँ पे हमने एक माइन्यूट वैल्व के बारे में पढ़ना है, एंडोथीलियल सेल्स की, या ये जो सेल्स होते हैं इनकी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे माइन्यूट वैल्व्स बन रहे होते हैं। ये ऐसे वैल्व होते हैं जो कि प्रोटीन्स को अंदर ट्रांसपोर्ट होने देते हैं, बाहर की तरफ नहीं होने देते। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ की बात आती है तो ये मुख्तलिफ जगहों से फॉर्म हो रहा होता है, आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड से चीज़ें अंदर ट्रैवल कर रही होती हैं। यहाँ पे उन्होंने विलाय का भी जिक्र किया हुआ है कि आपकी जो जीआईटी होती है उसके अंदर विलाय मौजूद होती हैं। ये विलाय भी मतलब इंटेस्टाइन में विलाय मौजूद होते हैं। आपको पता है कि ये लिपिड्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो जब इंसान को फैटी मील खाए तो खास तौर पे लिम्फ के अंदर लिपिड्स की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि लिपिड्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में ले जाना भी लिम्फ का काम होता है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया के खाने में एंटर होते हैं वो भी लिम्फ के अंदर आ जाते हैं और फिर लिम्फ नोड में जाकर वो किल हो जाते हैं। तो लिम्फ के अंदर ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेज होते हैं, आपके पास प्रोटीन्स हो सकती हैं, फैट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ों ने आपको बता दी। इधर उन्होंने बताया हुआ है कि मुख्तलिफ जगहों के लिम्फ में प्रोटीन कंसनट्रेशन वेरी कर रही होती है। ठीक है जी। रेट ऑफ लिम्फ फ्लो की बात करते हैं। 120 ml पर आवर हमारे इसका लिम्फ फ्लो का रेट होता है। अगर पूरे दिन में देखा जाए तो 2 से 3 लीटर लिम्फ बन के हमारी सर्कुलेशन में ऐड हो रहा होता है। फिर इफेक्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ऑन द लिम्फ फ्लो। जाहिर बात है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो जो नेगेटिव था वो लिम्फ फ्लो की वजह से था। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। देखिएगा, जितना ज़्यादा फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा उतना ही ज़्यादा लिम्फ को फ्लो करके वो फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ले जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, लिम्फ फ्लो इंक्रीज करता रहता है, लेकिन एक हद तक इंक्रीज कर पाता है। उससे ज़्यादा अगर हम मजीद इंक्रीज करेंगे तो लिम्फ फ्लो एक इंक्रीज नहीं होता। यानी लिम्फ फ्लो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंक्रीज होता है, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं हो सकता। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन कौन से फैक्टर है जो कि ज़्यादा फ्लूइड को लेके आते हैं? ये कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो, प्लाज्मा कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर कम हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो, और ये वो सारी चीज़ें हैं। ये 4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये अगर ज़्यादा हो जाए और लिम्फ इतना वापस ना ले जा सके तो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एडेमा। ठीक है, ये एडेमा पास पेपर के क्वेश्चन में आया हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है एडेमा के बारे में। अच्छा, एक एडेमा के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, और एक ये जो सबकुटेनियस लिम्फ था ना, ये वाला, कि आपके सबकुटेनियस टिश्यू में जो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसकी भी डिटेल्स या इसकी भी फैक्टर्स के बारे में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर के अंदर। अच्छा, उसके अलावा फिर ये जो लिम्फ का फ्लो है, ये लिम्फेटिक पंप का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। वो लिम्फेटिक पंप का मतलब ये होता है कि इर्द गिर्द के सब्सटेंसेज जो हैं वो लिम्फ को अंदर तो फ्लो करवा देते हैं, लेकिन वैल्व्स की वजह से जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो बाहर की तरफ नहीं आ पाती। तो ये जो इर्द गिर्द की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या प्रेशर डेवलपमेंट की वजह से अंदर को ट्रैवल कर गया, बाहर को नहीं आ सकता, इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक पंप। ठीक हो गया। पंपिंग किन किन चीज़ों की वजह से कॉज हो रही होती है? लिम्फेटिक वेसल्स के इर्द गिर्द स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो, या बॉडी पार्ट्स की कॉन्ट्रैक्शन हो, या पल्सेशन ऑफ द आर्टरीज हो, या कंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जिस तरह कोई पाँव दबाते हैं, ये वो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि लिम्फ को इसके अंदर फ्लो करवाते हैं, वो आपकी लिम्फेटिक पंप कॉज करवा रही होती है। फिर लिम्फेटिक कैपिलरी पंप का क्या मतलब है? सॉरी, लिम्फेटिक पंप और लिम्फेटिक कैपिलरी पंप दो चीज़ें हैं। जो पहले मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर चीज़ों को ले जा जाती हैं, वापस नहीं आती, ये होती है लिम्फेटिक कैपिलरी पंप। लिम्फेटिक पंप क्या होता है? लिम्फेटिक पंप ये होता है कि हमने ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चीज़ें आगे की तरफ ट्रैवल करती रहती है। जिस तरह वेनस पंप होता है ना, वेरी सिमिलर चीज़ है लिम्फेटिक पंप के इर्द गिर्द के मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लिम्फ आगे को फ्लो करता है।
ये लिम्फेटिक पंप है, ठीक। और लिम्फेटिक कैपिलरी पंप ये है कि इर्द गिर्द की चीज़ों की वजह से लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। दोनों में वाल्व्स का रोल है, दोनों में इर्द गिर्द के ऑर्गन्स का रोल है। वेसल्स के अंदर जाना लिम्फेटिक कैपिलरी पंप, और लिम्फ वेसल में लिम्फ का आगे फ्लो करना लिम्फेटिक पंप। आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हो तो। अच्छा जी, समरी ऑफ फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि लिम्फ फ्लो को डिटरमिन कर रहे होते हैं। नंबर 1, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेशर कितना है, और नंबर 2, लिम्फेटिक पंप की एक्टिविटी कितनी अच्छी है। ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है जी। लिम्फेटिक सिस्टम प्ले द की रोल, जाहिर सी बात है लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इतना ये लोड डेवलप कर पाता है जिसकी वजह से आपके पास वो हो रही होती है, नेट फिल्ट्रेशन हो रही होती है कैपिलरी से, ब्लड की कैपिलरी चीज़ें बाहर आ रही होती हैं। ब्लड की कैपिलरी से सबसे ज़्यादा बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेशर लो होता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेशर लो इसलिए होता है क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को ले जा रहा होता है। बस यही चीज़ें यहाँ पे थी। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो फिर एडेमा कॉज होता है, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।